नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री फेयर क्लासेस में। और आज हम लेकर के आए हैं यूनिट थर्ड में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का लेक्चर, जिसपे डिटेल बात करने वाले हैं कि प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में क्या क्या चीजें जो है वो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। वो भी किस लिए, तो वो आपके एग्जाम के लिए, जो कि है बीसीईसी बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हम समझेंगे बाइलिंगुअल में, यानी कि इंग्लिश में भी समझेंगे और हिंदी में भी समझेंगे। पादप प्रजनन और अनुवांशिकी के बारे में हम विशेष रूप में समझने वाले हैं कि कैसे जो होती है ब्रीडिंग होती है, क्या क्या टेक्निक्स वगैरह है, मिनरल्स के लॉ क्या होते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, कैसे जो है वो आप सीड्स को ट्रेड देते हैं, सब कुछ इसमें हम बारीकी से समझने वाले हैं। तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें हम एक एक चीज बारीकी से बताने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि इस वीडियो में आगे हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले आपको ये 5 पिलर समझना पड़ेगा जो कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट का है। पहला पिलर में हम समझेंगे ब्रीडिंग मेथड के बारे में, फिर समझेंगे हम रिसेंट मेथड के बारे में, फिर समझेंगे जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में, सीड साइंस के बारे में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। और ये आपको 5 पिलर ही है जो महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के लिए, और हर एक पिलर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम इसमें ये भी बात करेंगे कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी है, यानी कि जो इसमें की जो सुधार की जो यात्रा है, वो कैसे कैसे काम करती है, ब्रीदिंग मेथड क्या है, रिसेंट मेथड क्या होता है, जेनेटिक रिसोर्सेज वगैरह क्या है, ये सब चीजें जो है हम बात करने वाले हैं। तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि ब्रीडिंग मेथड में हम ट्रेडिशनल इवोल्यूशन और सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर बात करेंगे, जर्म प्लाज्म के बारे में बात करेंगे, कैसे स्टोर किया जाता है सीड्स वगैरह को, या उसके अलावा हम सीड साइंस के अंदर बात करेंगे कैसे जो है सीड को ग्रेड किया जाता है, कैसे बांटा जाता है, कौन सा जो सीड होता है वो फार्मर के लिए अवेलेबल होता है, कौन सा ब्रीडर सीड होता है, सभी कुछ जानेंगे। उसके साथ साथ हम जब आईपीआर पढ़ेंगे, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे क्या कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, सब कुछ हम इसमें बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है हमारा ब्रीडिंग मेथड। तो ये इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है जो बेसिक्स है इसका। और बेसिक में क्या आता है, तो आता है हमारा प्लांट ब्रीडिंग, जिसके अंदर हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन क्या है, तो प्लांट ब्रीडिंग इज द साइंस ऑफ इम्प्रूविंग प्लांट्स बाय डेवलपिंग न्यू एंड बेटर वैरायटी। कहने का मतलब है प्लांट्स की नई और बेहतर वैरायटी को बनाने का जो विधि है उसे हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। जिसे हम कहेंगे हाई यील्ड वैरायटी को डेवलप करना, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आपका एक एकड़ जमीन में आपके पास हो रहे हैं 4 क्विंटल, ठीक है, 4 क्विंटल हो रहे हैं वीट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। यही आपको इम्प्रूवमेंट करेंगे अगर ब्रीडिंग की टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, हम इसके वैरायटी को इम्प्रूव करेंगे, वीट की वैरायटी को। तो जब इम्प्रूव हो जाएगा वैरायटी, तो वही सेम 1 एकड़ में ये 6 क्विंटल हो सकता है, ठीक है। इसे ही हम अभी आज पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या है इसका इंट्रोडक्शन। तो आपको बता देता है किसी भी पौधे के, जिस पे हम बात करने वाले हैं, किसी भी पौधे के कोई जीनोटाइप जो होता है ग्रुप, उससे हम क्या कहते हैं, न्यू जोग्राफिकल एरिया एनवायरनमेंट में, जहाँ पे ये ग्रो होता है, पहले पहले हो रहा था, मतलब कहने का मतलब जहाँ पे वातावरण वाला जो जगह है, वहाँ की जो जो भूगोल की क्षेत्र है, कहने का मतलब कि मान लो कोई ठंडा जगह है जहाँ पे कोई प्लांट ना अपने आप ग्रो हो गया हो, ठीक है। उसके बाद हम कहीं से इसको सस्टेन करते हैं, कहीं से इसको लेकर के आते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, इसको हम प्लांट जीनोटाइप कहेंगे, ठीक है। अब इसे हम विकसित करेंगे, इसे हम सस्टेनेबल बनाएंगे, इसे हम ज्यादा पैदावार देने वाला बनाएंगे। जब इस पर हम रिसर्च करेंगे तो ही हमारा प्लांट ब्रीडिंग कहलाएगा, ठीक है। ब्रीडिंग करेंगे, एक पौधा से ज्यादा बनाएंगे, उसको उसमें हम क्या करेंगे, म्यूटेशन वगैरह करेंगे। हालांकि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो अपने आप उगा हो, ठीक है, इससे आप वीट का भी करार दे सकते हैं। अगर ये आपके फॉरेस्ट में मिले, अगर मेन क्रॉप के अंदर अगर दिखे, तो ये वीट भी कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बताएंगे, फिलहाल आपको ये बता देता हूँ कि इसमें सिलेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम चयन की बात करेंगे, यानी कि सिलेक्शन की बात करेंगे, जो कि ओल्डेस्ट मेथड है चूज करने का, मतलब कि चूजिंग द मोस्ट डिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम अ मिक्स्ड पॉपुलेशन बेस्ड ऑन देयर फिजिकल ट्रेट।
अब फिजिकल ट्रेट क्या होता है? फिजिकल मतलब क्या होता है? जो आप नग्न आंखों से भी देख सको, आप डायरेक्ट देख करके पता लगा सकते हो कि कोई सीड जो है राउंड है, कोई सीड रिंकल्ड है। आपको देख करके पता लग रहा है कि ये राउंड है और ये रिंकल्ड है ना? तो इस हिसाब से, इस प्रॉपर्टीज से, प्लांट को देख करके जो फिजिकल ट्रेट से जो मिक्स्ड डिजायरेबल प्लांट्स को चूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। और अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे मास सिलेक्शन करते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन करते हैं, इसके बारे में। मास सिलेक्शन में क्या होता है? मिक्सिंग सीड फ्रॉम मेनी गुड प्लांट्स। गुड प्लांट्स में से हम क्या करते हैं? मास सिलेक्शन करते हैं, ठीक है? मतलब एक बार में बहुत सारे अलग अलग कर देते हैं। और प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है? इससे देखिए, ये प्योर मतलब होता है शुद्ध। सिलेक्टिंग सिंगल सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट, सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स को हम चूज करते हैं, वो भी सिंगल, जिसे हम प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं। जिससे हम एक प्लांट, एक मदर प्लांट से हम नए नए प्लांट्स को विकसित करते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं एडवांस ट्रेडिशनल मेथड। अब एडवांस ट्रेडिशनल मेथड क्या है? इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे दो टर्म यूज हो रहा है। एक तो हो रहा है एडवांस और एक ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल आपके दिमाग से क्या आता है? ट्रेडिशनल जो पुराने टाइम के जो चीजें होती है, वो उस चीज को हम फॉलो करते आ रहे हैं, उसे ट्रेडिशनल कहते हैं। और एडवांस कहते हैं जो अभी यूज हो रहा है, जो हाईटेक हो रहा है या फिर इन फ्यूचर जो है वो यूज होने वाला है, उसे कहते हैं। तो आपके दिमाग में जो धारणा है उसे बनाए रखिए, क्योंकि हम इसमें दोनों चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण क्या होता है? मेटिंग और क्रॉसिंग टू प्लांट्स विद डिफरेंट जेनेटिक मेकअप टू कंबाइन देयर डिजायरेबल ट्रेट्स इनटू वन सिंगल ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। अब क्या होगा हाइब्रिड? देखिए, सिंपल सा आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि डिफरेंट प्लांट की वैरायटीज को क्रॉस करके इम्प्रूव्ड ऑफस्प्रिंग बनाना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे जो प्लांट है, दो प्लांट है, एडिशन किया गया है। सपोज कि ये जो है आपका है प्लांट कैप्सिकम का, ठीक है? कैप्सिकम का स्पेलिंग को गोली मारिए यहाँ देखिए आप, ठीक है? ये है एलोवेरा, ठीक है? एलोवेरा, ये है डिजीज रेसिस्टेंट और ये है हाई यील्डिंग। मतलब इसकी यील्डिंग ज्यादा आती है, लेकिन इसमें डिजीज रेसिस्टेंट है, मतलब इसमें जो है बीमारियां नहीं लगेगी, लेकिन इसकी पैदावार ज्यादा है। तो दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो इसका क्रॉस होकर के हाइब्रिड सी बनेगा। और ये हाइब्रिड सी ही कहलाएगा हमारा हमारा मतलब हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है? हाइब्रिडाइज्ड प्लांट ये कहलाएगा। तो ऐसे होती है हाइब्रिडाइजेशन। अब हम समझते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन का डिफिनीशन बता देता हूँ। जीन या क्रोमोसोम में सडन हेरिडिटरी चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं। अब और आसानी से आपको समझा देता हूँ, देखिए, inducing sudden heritable changes in the DNA sequence using radiation, X-rays, gamma rays और chemical to create totally new trait। एक नया ट्रेट तैयार करने के लिए जब डीएनए के सीक्वेंसेस में चेंजेस करते हैं, रेडिएशन को यूज करके, एक्सरेज को यूज करके, गामा रेज को यूज कर करके और केमिकल से, तभी एक नया ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और ये बहुत ही कठिन होता है म्यूटेशन आपके प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में। जो प्लांट ब्रीडर होते हैं, जो जो साइंटिस्ट होते हैं, जिन्होंने इस पे बहुत टाइम से रिसर्च किया है, वही सिर्फ म्यूटेशन का काम कर सकते हैं। हम या आप अगर कह ले कि हमें बस ये करना है, तो हम इजिली नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आपको इसकी पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, ये एग्जांपल जरूर ध्यान दें, म्यूटेशन में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, एक्सरेज और गामा रेज, ठीक है? या तो एक्सरे होगा या गामा रे होगा, अगर दोनों होगा तो आप बोथ में लिखोगे, ठीक है? बोथ का टिक करोगे। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, ये क्वेश्चन आएंगे। अब हम समझते हैं पोलीप्लॉइडी क्या होता है, यानी कि बहुगुणीयता। बहुगुणीयता अब सिंपल समझिए कि पोलीप्लॉइडी मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा गुण जिसके पास हो, ठीक है? उसकी बात हम कर रहे हैं। चलिए ये समझा देता हूँ। हाँ, developing plant that have more than two complete set of chromosome, example triploids, tetraploids, often result in larger plant and parts। ऐसे पौधे विकसित करना जिनमें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम को दो से अधिक पूर्ण सेट हो, उससे पौधे का अंग अक्सर बड़े हो जाते हैं। अब ये होता कैसे है, ये समझाता हूँ।
एक बार और समझिए, पॉलीप्लॉइडी इज द कंडीशन ऑफ विच एन ऑर्गेनिज्म हैज मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के सेट्स कैसे होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं, तो पहले मैं आप बता देता हूँ कि क्रोमोसोम्स का इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे एग्जांपल तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जैसे कि ट्रिप्लॉइड 3n, ठीक है, 4n और 6n। हेक्साप्लॉइड है, ये ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है और हेक्सा है। मतलब दो से ज्यादा, दो होता तो डाई होता, तीन है तो ट्राई है, चार है तो टेट्रा है, छह है तो हेक्सा है। तो उससे ज्यादा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें टाइप्स जिसमें होते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब देखिए नॉर्मल प्लांट्स की क्या होती है, पहले ये सब समझने की जरूरत है, फिर मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा अच्छे तरीके से। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए सबसे पहले समझ लीजिए नॉर्मल प्लांट। शिट मैन, यहाँ भी नहीं शो हो रहा है। ओके, चलिए, रेड पे ब्लैक ही शूट करेगा। चलिए, नॉर्मल जो प्लांट है हमारा, नॉर्मल प्लांट में क्या होता है, इसमें होते हैं 2n, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा डिप्लॉइड, ठीक है। और नॉर्मल की अलावा हम बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी की, ठीक है। पॉलीप्लॉइड जो प्लांट होता है उसके, पॉलीप्लॉइड प्लांट में कितने होते हैं, 3n, 4n, 6n, EDC, ठीक है, एक्सेट्रा। तो देखिए जब दो से ज्यादा हो, दो नॉर्मल प्लांट में होते हैं और दो से ज्यादा जो होते हैं वो पॉलीप्लॉइड कहलाते हैं, जिसमें होता है 3n, 4n, 6n और इत्यादि। तो जब दो से ज्यादा जब जुड़ते हैं, तो ये दो जुड़ करके जो ज्यादा क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ ताकि आप भूल ना जाओ। ये दो क्रोमोसोम्स मिलकर ही दो से अधिक बनाया है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए होगा हमारा सीडलेस वाटरमेलन और मॉडर्न ब्रीड ऑफ व्हीट, जो कि है हेक्साप्लॉइड, ठीक है। और ये हमारा ट्रिप्लॉइड। इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल में बनाना भी ले सकते हैं, जो कि आपका ट्रिप्लॉइड में आता है, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, गॉट इट। ये इसमें इंपॉर्टेंस क्या होता है, जब आपको फल का साइज ज्यादा चाहिए होता है, इसकी जो विदाउट सीड चाहिए होता है, बेटर यील्ड आपको चाहिए होता है, या फिर डिजीज रेसिस्टेंट होता है, तो जो है वो हम क्रोमल इंजीनियरिंग के थ्रू क्या करते हैं, ऐसे वेराइटी डेवलप करते हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के बारे में। पॉपुलेशन होती है जनसंख्या और इंप्रूवमेंट होती है सुधार। अब जनसंख्या में सुधार कैसे ला सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इंसान की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉप की बात कर रहे हैं। अब कैसे ये काम करता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है गुड जीन्स को, जो अच्छे जीन की पहचान आपको करनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, साथ में आपको रिकोरेंट सिलेक्शन करने की जरूरत है। तो जब ये दोनों, ये सब तीनों चीजें जब आप कर लेंगे, तो उसे ही कहते हैं मेंटेन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब ये काम कैसे करता है, तो ये जो है क्रॉस पोलिनेटेड आबादी में अनुवंशिकी विविध को खोए हुए बिना अच्छे जीनों की जो अपकृति होती है, लगातार बढ़ाने की रणनीतियां को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट। अब ये इंप्रूवमेंट होती कैसे है, तो देखिए सिंपल सी बात है, जो स्ट्रेटजी होती है हमारी, वो हम फ्रीक्वेंसी को अच्छे जीन के साथ क्या करते हैं, क्रॉस पोलिनेटेड करते हैं पॉपुलेशन को, विदाउट लूजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी को बिना लूज किए हुए जो हम कार्य करते हैं, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। अगर जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो एक बार जरूर कमेंट करें, मैं उसे इजिली डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम समझ ले रहे हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है और टिश्यू कल्चर क्या होता है, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी तो आपको मैंने बता दिया था, लेकिन आपको टिश्यू कल्चर बता दे रहा हूँ, क्योंकि टिश्यू कल्चर का उपयोग, मतलब इस वर्ड का काम जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। पहले सिंपल सा शब्दों में समझ लेते हैं क्या होता है।
टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स टिश्यूज और ऑर्गेन्स ऑन ए न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशन। अगर स्टेराइल कंडीशंस में लैब में प्लांट से छोटे टिश्यूज से नया प्लांट बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं सॉरी टिश्यू कल्चर कहते हैं। ओके, अब देखिए टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स क्या होती है। सबसे पहले हम एक प्लांट लेते हैं, नाम लिख देता हूँ, एक्स प्लांट इसे हम कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। ये एक्सप्लांट है, यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जो हम सैंपल लेते हैं उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। ये सैंपल लिया, इसे हमने नाइफ से कट किया, और ये कट करने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा हमें मिला, और इस टुकड़े को हम कैलस कल्चर में डालते हैं, पेट्रो डिश में डालते हैं, ये होता है हमारा पेट्रो डिश, और इसके अंदर डालते हैं। फिर हम मीडिया डालते हैं, और ये प्लांटलेट में, मतलब प्लांटलेट जो ट्यूब है उसमें हम डाल देते हैं, और ये एक फेवरेबल टेम्परेचर होता है। एक जर्मिनेटर होता है, उसमें हम डालते हैं, रेफ्रिजरेटर जैसा ही जर्मिनेटर होता है, उसके अंदर डालते हैं। फिर वो जर्मिनेट होकर के एक छोटा सा प्लांट बनता है, और ये प्लांट बनने के बीच का एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं हार्डनिंग, ठीक है। और ये अगर क्वेश्चन आ गया हार्डनिंग का, तो आप लिख सकते हो कि जो लैब, ठीक है, ये मैं ऐसे कर दिया हूं ताकि आप समझ पाए, ये लैब टू फार्म या फिर लैंड कह सकते हैं। तो जो लैब से हम ये लैंड या फिर फील्ड भी कह लीजिए ना आप जो जिस चीज में कंफर्टेबल हो। देखिए सिंपल समझिए कि पहले तो हमने एक प्लांट को चूज किया, उसमें से हमने एक सैंपल को लिया, इसको हम कैलस कल्चर के साथ डाला पेट्रो डिश में, उसके बाद हमने इस मीडियम को ग्रो करने के लिए डाल दिया किस चीज में, तो हमने डाल दिया ग्रोअर में, ग्रोअर या फिर जर्मिनेटर कह सकते हैं। जर्मिनेटर में हमने डाल दिया, ये जर्मिनेट हो गया, उसके बाद हम इसको, ये मैच्योर प्लांट बन गया, देन हम इसको ट्रांसफर किए कहाँ पे, लैंड में, फील्ड में, उसे हम कहते हैं हार्डनिंग। बीच का एक प्रोसेस होता है, ताकि जो जो मान लो कि यहाँ पे हमने ग्रो किया है, इसकी अवस्था कितनी है, इसकी अवस्था बहुत नाजुक होती है, और ये अगर डायरेक्ट सन, मतलब हमारे सूर्य देवता के अगर किरणों से होकर के गुजरेगा, तो ये क्या होगा, ये डेड हो जाएगा, सिर्फ प्लांट शॉक लगते हैं, इसे हम कहते हैं प्लांट शॉक लगना, ठीक है। तो हम जब भी हम छायादार वाले जो पौधे होते हैं, छायादार कहने का मतलब सॉरी शेडी जो प्लांट्स होते हैं, उसे डायरेक्ट हम सनलाइट में नहीं ले जाते हैं। अगर डायरेक्ट हम ले करके जाते हैं, अगर गहरा या फिर बहुत तीखा जो है वो सूर्य का प्रभाव हो, तब हमारे प्लांट मर जाते हैं, और मरने का एक ही रीजन होता है, प्लांट शॉक लगना, ठीक। इसके बीच का प्रोसेस को हार्डनिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। और ये तो अब मैंने आपको बता दिया ना कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है और क्यों ये प्रोसेस करते हैं। देखिए एक प्लांट से जिसकी डिजीज रेसिस्टेंट है, इस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, ट्रीट किया जाता है इसको। और जैसे कोई डिजीज इसमें लगा हो तो डिजीज रेसिस्टेंट बनाते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है, आपको आपको बढ़ाना होता है पैदावार इसका, तो ये सब ट्रीटमेंट हम इसमें देते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में। अब मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होता है, क्या आपने कभी ये सुना है, मार्कर के बारे में सुना है? बिल्कुल नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हैं मार्कर जिससे हम लिखते हैं, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, ये मार्कर जैसा ही है ना, मार्कर, ये मार्कर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मार्कर की बात कर रहा हूँ इसमें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, यानी कि जेनेटिक्स में जो मार्कर होता है, मॉलिक्यूलर मार्कर की बात कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मार्कर होता क्या है? तो a molecular marker is a specific DNA sequence used to identify genes और genetic differences in organism। कहने का मतलब ये है कि जो आपको ये देखने को मिल रहा है मैग्नीफाइंग लेंस, हालांकि ये जस्ट आपको समझने के लिए मैंने बनाया है। आप मैग्नीफाइंग लेंस से आप डीएनए नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमने बताया, ये हमारा डीएनए है, इसे हम डीएनए कहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसे हम डीएनए कहते हैं। और डीएनए का अंदर जो जो ट्रेट होता है, डीएनए के जो सीक्वेंसेस होते हैं,
जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं जीन और जेनेटिक डिफरेंसेस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर, इसमें जो लगा हुआ होता है ये सब, ठीक है। देखिए, टूल्स यूज टू क्विकली आइडेंटिफाई स्पेसिफिक जीन विदाउट वेटिंग फॉर द प्लांट टू ग्रो, पौधे के बड़े होने का इंतजार किए बिना विशिष्ट जीनों की पहचान करने का तकनीक को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर, ठीक है। चलिए, अब देखिए एप्लीकेशन क्या होता है। फाइंडिंग डिजीज रेसिस्टेंट जीन एट द सीडिंग स्टेज सेव्स ईयर्स ऑफ रिसर्च। अब मान लीजिए कि अगर ये सीड है आपके पास आया है, जिसे ग्रो करना है, लैब में ट्रीटमेंट देना है, अगर आपके पास ये मॉलिक्यूलर मार्कर नहीं होता, अगर आपके पास ये विधि नहीं होता आपको जानने की कि इस सीड में डिजीज लगा है कि नहीं लगा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर ये नहीं जान पाओगे तो ग्रो हो जाएगी और ये बाद में पता चलेगा कि ये डिजीज वाला है, तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए इस चीज को लाया गया है ताकि आपको पहले ही पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप आपका सोल्यूशन निकालोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीएमओज के बारे में। अब ये होता क्या है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। ये तो आपने सुना होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, अगर नहीं सुना है तो अभी आप देख लेंगे और समझ भी लेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, डायरेक्ट जो मैनिपुलेशन होता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो डीएनए का टेक्नोलॉजी को हम रिकॉम्बिनेट करते हैं जिनके साथ, उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन आप ऐसे नहीं समझोगे, मुझे यकीन है, इसलिए मैं आसान भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है। देखिए, genetic engineering is the process of changing or modifying the DNA of an organism obtain desired trait। कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को मॉडिफाई करके प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म में यूजफुल ट्रेट डेवलप किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब तो आप समझ गए होंगे। अब समझिए जीएमओ क्या होता है। जीएमओ देखिए, जीएमओ आर ऑर्गेनाइज्ड whose genetic material DNA has been changed using genetic engineering। समझे आप, नहीं समझे? देखिए, जिन ऑर्गेनिज्म के जीन्स या फिर डीएनए को बदल दिया गया हो उसे हम जीएमओ कहते हैं। अब जीएमओ क्या है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बता देता हूँ तो आपको इजिली समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, ये तो इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, ये होता कैसे है, जैसे डीएनए की तकनीक का उपयोग करके किसी भी जीव या फिर जीन का सीधा हेर फेर करना को या वैज्ञानिकों को किसी भी जीविक या फिर जीव में, यहाँ तक कि बैक्टीरिया से भी एक विशिष्ट जीन को पौधे में क्या होता है, स्थानांतरित करने का जो अनुमति देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखिए जीएम का क्या, जीएमओ जो है हमारा एक जीएमओ है हमारा एक मेज, ठीक है। दूसरा जो है हमारा है, वो आप समझ जाएंगे, बीटी कॉटन, इसका नाम तो सुना होगा, बीटी कॉटन। उसके बाद है हमारा गोल्डन राइस, ये है जेनेटिक मॉडिफाइड। अब ये इसमें इसमें क्या हुआ था, जीएमओ मेज जो है, उसके अलावा बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था इंसेक्ट रेसिस्टेंट इंसेक्ट रेसिस्टेंट। और गोल्डन राइस में हमारा हुआ था विटामिन ए रिच, ठीक है, विटामिन ए रिच। हालांकि ये नोट आप कर सकते हैं साथ साथ में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। कमेंट करें अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहा है तो। चलिए, अब समझ लेते हैं ट्रांसजेनिक केस स्टडी ऑफ बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन होता क्या है, बीटी कॉटन के बारे में तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। एक सेकंड। चलिए, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट होता है लिथल जीन का सॉइल बैक्टीरिया से, यानी कि मिट्टी के बैक्टीरिया से जीन निकालना, ठीक है।
दूसरा जो है, ये पहला प्रोसेस है, एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना। दूसरा है कपास के डीएनए में डालना, मतलब कॉटन के प्लांट में डीएनए जो उसका होता है उसमें डालना। तीसरा, कॉटन प्लांट नाउ प्रोड्यूस ए प्रोटीन दैट किल्स स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट। अब ये जितना सुनने में आपको आसान लगता है, जैसे कि बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन एक जीएमओ कॉटन प्लांट है जिसमें इंसेक्ट मारने वाला जीन डाला जाता है। अब आपको जीन मैंने बताया है कि जो लिथल जीन होते हैं वो हम सॉइल के बैक्टीरिया से उठाते हैं और वो हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं कॉटन प्लांट के डीएनए में। और उसी से क्या होता है, कॉटन प्लांट का जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोटीन्स निकलते हैं, इसके प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस कीड़े का खात्मा कर देते हैं, मार देते हैं उसमें, तो इसलिए इस पे कीड़े नहीं आते हैं। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में, जर्म प्लाज्म के बारे में। क्या होता है पादप अनुवांशिकी और संसाधन? जर्म प्लाज्म क्या है? सॉरी, थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई है। देखिए जर्म प्लाज्म क्या होता है, किसी भी फसल या फिर प्रजाति और उसके जो जंगली रिश्तेदारों होते हैं, यानी कि जो वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं, उसमें मौजूदा सभी अनुवांशिकी को हम कहते हैं जर्म प्लाज्म। कहने का मतलब द सम ऑफ टोटल ऑल हेरिडिटी मटेरियल एलील और जीन प्रेजेंट इन अ क्रॉप स्पेसिफिक एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव्स इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म। अब ऐसे तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है, लेकिन अगर आसान भाषा में बताएं तो ये होता क्या है, ये जान लीजिए। ठीक है, देखिए एक होता है जर्म प्लाज्म और एक होता है ग्राम प्लाज्म। ठीक है, तो कभी भी इन दो चीजों में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। जो जर्म प्लाज्म होता है प्लांट या एनिमल की जेनेटिक मटेरियल को कलेक्ट करना को हम जर्म प्लाज्म कहते हैं, जैसे कि सीड्स हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, पॉलन हो सकता है, या फिर डीएनए जेनेटिक रिसोर्सेज हो सकता है। न्यू वैरायटी को डेवलप करने में ये काम आता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी बचाने में काम आता है, डिजीज रेसिस्टेंट ट्रेट स्टोर करने में भी काम आता है। तो इस चीज को हम स्टोर करके रखते हैं। जो बैकग्राउंड में आपको जो शीशे की बोतल जो दिख रही है, ये इसमें हम जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, जर्म प्लाज्म इज नॉट जर्म, जर्म मतलब ये कीड़े नहीं है ये। ठीक है, जर्म मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के बारे में, सेविंग द फ्यूचर, कैसे जो है कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आपके फ्यूचर को बचा सकता है। अब सबसे पहले आपको दो चीजें समझने की जरूरत है। ठीक है, अब इन सीटू क्या होता है, इन सीटू? ठीक है, इन सीटू कहिए या फिर एक्स सीटू कहिए, तो ये बहुत ज्यादा जो है क्रूशियल चीजें है, इन सीटू और एक्स सीटू। और ये जो है वो आपको पढ़ने को मिलेगा और इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। देखिए पहले बता देता हूँ कि जो पहले इन सिटू का बाद डेफिनेशन दे देता हूँ। ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना को हम कहेंगे इन सिटू कंजर्वेशन। और एक सेतु की बात कर लेते हैं, तो ऑर्गेनिज्म को नेचुरल हैबिटेट के बाहर कंजर्व करना को कहेंगे एक्स सिटू। इन मतलब हो गया अंदर, नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना, और एक्स मतलब हो गया उसके बाहर करना। ठीक है, अब कैसे होता है जैसे देख लीजिए मीनिंग में। कंजर्विंग प्लांट इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, जब नेचुरल इन्वायरमेंट में जो हम कंजर्व करते हैं उसे हम कहेंगे इन सेटू, और एक सेटू में कंजर्विंग आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट उसे हम कहेंगे एक सेटू। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है नेशनल पार्क, उसे हमने रिजर्व करके रखा है बचाने के लिए, उसे हम कहेंगे इन सेटू कंजर्वेशन। और वही अगर हम बात कर लेते हैं एक सेटू की, तो वो यहाँ पे हो सकता है सीड बैंक हो सकता है, जिन बैंक हो सकता है, बोटेनिकल गार्डन्स वगैरह हो सकता है। मतलब एक ऐसा जगह जिसे हम एक क्लोज इन्वायरमेंट में या क्लोज ऐसे स्पेस में जिसे हम स्टोर करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं एक सेतु। और जो आपको अंदर ही देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर देखने को मिलता है उसे कहते हैं इन सेतु। तो इन सेतु और एक सेतु में आपको, इन दोनों सीटों में आपको क्या होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होता है हमारा
सीड बायोलॉजी के अंदर फॉर्मेशन और इसके सीड की क्या एनाटॉमी है। कभी आपने किसी बीज को देखा है? ध्यानपूर्वक देखिए। ये हमारा है सीड, यानी कि ये है बीज, और ये बीज का हाफ हिस्सा है जिसे हम कहते हैं टीएस। ठीक है, ये बाइसेक्ट किया गया है, दो टुकड़ों में बांटा गया है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? हमारा फ्यूचर प्लांट है, इसे हम कहते हैं इम्ब्रियो। ठीक है, ये हमारा इम्ब्रियो है जो कि नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। इसमें से क्या निकलेंगे? इसमें से हमारे नए प्लांट्स निकलेंगे बाहर, और ये जर्मिनेट होगा, और यहाँ से जो है रूट्स निकलेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो बाहरी हिस्सा है, ये है हमारा सीड कोट। ठीक है, ये बाहरी हिस्सा है हमारा सीड कोट, और इसमें स्टोर होते हैं हमारे फूड। ठीक है, जमा हुआ जो भोजन होता है वो, और ये होता है एम्ब्रियो। तो ये इसका खाना जो है ये ले करके, एब्जॉर्ब करके, ये नए प्लांट को ग्रो करेगा। ठीक है, और यहाँ से रूट्स निकलेंगे ऐसे, यहाँ से रूट्स निकलेंगे ऐसे, और यहाँ से स्टेम्स वगैरह निकलेंगे, यहाँ से लिप्स वगैरह निकलेंगे। ठीक है, तो आप आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ये है क्या एक्चुअल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको समझा देते हैं। पहले तो आपको ये अपने साथ पता है कि नहीं पता है? आपको नहीं पता है, एक होता है, पता ही होगा, मोनोकॉट, और एक होता है डाइकॉट। देखिए, मोनोकोटिलिडोन्स और डाइकोटिलिडोन्स होता है, ये होता क्या है? मोनो मतलब होता है सिंगल, जो होता है सिंगल सीड उसे कहते हैं मोनोकॉट, और जो डबल हाँ, जो डबल इसमें सीट दिखते हैं वो होता है हमारा डाइकॉट। और मतलब कहने का मतलब ये होता है, जो इसके जो आधा आधा जो आपके बढ़ जाते हैं बीच से, ये हमारा क्या हो जाता है? डाइकॉट। अगर इसको हम आसान भाषा में आपको समझाए तो क्या होता है, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज्यादा आ, बहुत बेसिक्स है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा ये हाई वाले क्वेश्चन नहीं है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बस आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। एक सीड लीफ जिसमें होता है वो कोटिलिडोन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट में, जो मोनोकॉट प्लांट के अंदर सिर्फ एक कोटिलिडोन्स होता है, सिंगल कोटिलिडोन्स को हम मोनोकॉट कहते हैं, और डाइकॉट को क्या कहते हैं हम? डाइकॉट को हम कहते हैं जिसके पास दो कोटिलिडोन्स हो सीड्स में। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, जैसे कि एग्जांपल मोनोकॉट में हमारा एग्जांपल क्या हो सकता है? मोनोकॉट में हो सकता है जैसे कि राइस, व्हीट और मेज। वो सिंगल सिंगल दिखते हैं ना, मेज में से आपको कभी दो दिखता है बटा हुआ, कभी दिखता है मेज में से, या फिर आप देखते हैं राइस में से, या फिर आप देखते हैं व्हीट में से। ठीक है, व्हीट का भले ही ऐसा स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो एक ही सीड होता है। अगर वही हम बात कर लेते हैं डाइकॉट की, तो डाइकॉट में क्या होता है हमारा? डाइकॉट में जैसे आप ले लीजिए, पी ले लीजिए, है ना, मटर ले लीजिए, या फिर आप बीन्स ले लीजिए, ये जो आप बीन्स देख रहे हैं बीन्स ले लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो मस्टर्ड होते हैं उसको ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम सीड मल्टीप्लिकेशन चेन को समझ लेते हैं, जो कि बीज की गुणन है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये पहले मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट है, अगर आपने पहले हमारी कोई वीडियोस देखी है, तो हम बात कर रहे हैं हमारा सीयूईटी के बारे में। सीयूईटी एग्जाम के ऊपर हमने ये वीडियोस बनाया है, बहुत सारे लेक्चर हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। उसका जो है वो आपको, आप प्लेलिस्ट जो है उसका आप चेक कर सकते हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी, बहुत सारे लेक्चर उसी के अंदर है, प्लांट जेनेटिक एंड ब्रीडिंग, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो डिटेल में बनाया है। वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, कुछ चीजें जो है उसमें चेंजेस है, हालांकि बहुत सारी चीजें जो है उसकी सिमिलरिटीज है उसमें। तो अब समझते हैं इसका सीड मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ये एक पिरामिड है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है, पिरामिड क्या है, प्रिज्म क्या है। ठीक है, जो कहो आप कह सकते हो, लेकिन इसका गोल्डन रूल है इसको याद करने का और इसको समझने का कि एक्चुअल में ये बनाया क्यों गया है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस सीड के बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, जिसे हम केंद्रिक बीज के नाम से समझते हैं, जिसमें होता है 100% प्योर। ठीक है, इसमें कोई टैग नहीं लगा हुआ होता है। इसके अलावा जो है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ब्रीडर सीड, जो कि प्रजनन बीज कहलाता है, जो कि गोल्डन कलर का होता है। फाउंडेशन सीड जो कि व्हाइट कलर का होता है, जिसे हम मदर ऑफ ऑल सीड्स के नाम से समझते हैं।
इसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर के लिए सर्टिफाइड सीड, जिसको हम कहते हैं प्रमाणित बीज, जो कि एज्यूर ब्लू कलर का आता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको समझाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हालांकि आपको इसके बाद में भी हम समझाने वाले हैं कि ये सब होता क्या है। जो अभी आपको सीड्स के बारे में समझाया है, इतना जल्दी मैं नहीं खत्म करने वाला हूँ जो आप सोच रहे होंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, यानी कि आईपीआर। और आईपीआर में समझते हैं हम लीगल टर्म्स को। ये पूरा आपके अगर आपके दिमाग में अगर हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्रीकल्चर से थोड़ा सा हट के है, लेकिन एग्रीकल्चर में ही यूज होता है। कॉमन आईपीआर क्या होता है, आईपीआर का फुल फॉर्म बता दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ये आपकी प्रॉपर्टी की राइट्स देता है, मतलब आपको अधिकार देता है उस चीज की कि ये आपका ही है। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं तो ये आप गारंट करते हैं ना कि आपके नाम का है तो ये आपका ही है। वैसे ही सेम आईपीआर में यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। हालांकि होती तो और कुछ है, लेकिन हम समझते हैं सबसे पहले सबसे ज्यादा समझने वाला उसे कहते हैं पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है, जब ये कोई इन्वेंशन होती है, जब आपने कोई कुछ रिसर्च किया हुआ होता है, ठीक है, जो कि नया नया है, इससे पहले किसी ने आइडिया ही नहीं लगाया होगा कि ऐसा कुछ बना सकते हैं, और सबसे पहले आपने सोचा है और आपने कुछ नया बनाया है, कुछ नया इन्वेंशन किया है, तो उसको आप पेटेंट करा सकते हैं। और पेटेंट कराने के बाद आपका कोई कॉपी करके ये नहीं राइट नहीं ले सकता है कि ये आपका पेटेंट है। इससे क्या होता है कि इससे आपकी रिकॉर्ड बनी रहती है और आपका नाम जो है वो आने वाले समय में दर्ज होता है। ठीक है, एज ए रिकॉर्ड बुक में कि आपने ये रिसर्च किया है। इससे आपको बहुत सारे पैसे वगैरह भी, बहुत सारे सुविधा वगैरह भी, बहुत सारे राइट्स वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, उससे आप सेल आउट भी कर सकते हैं इसके जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह, या फिर जो भी आप जिस चीज पे आपने रिसर्च किया है उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हाँ देखिए, सभी का ना अलग अलग ईयर्स डिवाइड किया गया है, उसके बारे में भी बताएंगे। कब कब जो है आपको वापस से रिन्यू करवाना होता है उसके बारे में भी। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कॉपीराइट के बारे में। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो पेटेंट की जो है रिन्यूड क्या होता है, रिन्यूअल क्या होता है, या फिर इसकी कॉपीराइट की क्या होता है, ये सब के बारे में आपको बता दे रहे हैं। ट्रेडमार्क के बारे में बता दे रहे हैं। चलिए तो हम पेटेंट का जो है वो रिन्यूअल के बारे में बात कर रहे थे, रिन्यूअल की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको वैलिडेट लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जिसे आपको रिन्यू करने की जरूरत होती है। ठीक है, कैसे कैसे होती है अब मैंने आपको बता दिया है। ये प्रोसेस अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, अब समझते हैं कॉपीराइट के बारे में। कॉपीराइट क्या होता है, तो देखिए सिंपल सा किसी लिटरेचर या आर्ट होता है। सिंपल सा समझिए, अगर आप कोई वीडियो डालते हैं, ठीक है, कोई आप वीडियो डालते हैं, या फिर आपने कोई म्यूजिक बनाया है, सॉन्ग, ठीक है, तो इसकी कॉपीराइट होती है। जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि यूट्यूब पे वीडियो डाला है, यूट्यूब पे वीडियो डाला है, अगर इसे कॉपी करके, कि अगर कोई कॉपी करके अपने चैनल पे डालता है तो आपकी आपकी ऑनरशिप मिलती है। ठीक है, क्या आप इसे कॉपीराइट क्लेम दे सकते हो। ठीक है, कॉपीराइट कॉपीराइट क्लेम दे सकते हो, या फिर आप स्ट्राइक दे सकते हो। अब दूसरे के एग्जांपल छोड़िए, मेरा ही ये वीडियो अगर आप इसे डाउनलोड करके आप अपने चैनल पे डालते हैं, आप नया कोई चैनल बनाते हैं और उस पर डाल देते हैं, तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब के सेक्शन पे, यहाँ पे कि कॉपीराइट सेक्शन एक होता है, उसमें आ जाएगा ऑप्शन कि यहाँ पे आपका वीडियो जो है वो फलाना चैनल ने ऐसे ऐसे करके कॉपी करके इस टाइटल में ये वीडियो डाल दिया है। तो मैं लीगल एक्शन वहाँ पे ले सकता हूँ। मैं चाहूँ तो आपका वीडियो पे कॉपीराइट दे सकता हूँ, तो उसमें कॉपीराइट क्लेम दे सकता हूँ। उसके साथ साथ मैं रॉयल्टी ले सकता हूँ। अगर चैनल आपका मोनेटाइज है तो उसकी जो भी रेवेन्यू हो, या फिर इन फ्यूचर जो रेवेन्यू हो, उसका जो है वो मैं उसकी 50% ले सकता हूँ उसमें से। जो आपने पैसे इसमें अर्न किए हो इस वीडियो से, ठीक है, इसके लिए। लेकिन मोनेटाइज नहीं है तो ये फायदा होगा नहीं। तो कॉपीराइट क्लेम डाल सकते हैं, ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये रहेगा कि इसकी जो ओनरशिप है वो मेरी है, तो ये दे सकता है। अगर मैंने आपको स्ट्राइक दे दिया तो इससे आपकी चैनल पे इफेक्ट पड़ेगा, आप 90 डेज तक के लिए कुछ पोस्ट नहीं कर पाओगे। और ये अगर अगर ये कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो 3 बार अगर दे दूं, तो आपका चैनल क्या हो जाएगा, चैनल आपका टर्मिनेट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि कॉपीराइट जो होता है वो ओरिजिनल कंटेंट की प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क जो होता है किसी से भी सिंबल, नेम या फिर लोगो या फिर ब्रांड के लिए जो है वो इसमें से आप
लीगल इसका प्रोटेक्शन ले सकते हैं, जो कि आपका कोई कॉपी नहीं कर सकता है। अगर मान लो किसी कंपनी का आपने नाम रखा है, तो अगर उसकी आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया है, तो वो सेम नाम का जो है वो नहीं खोल सकता। अगर ले खोल भी लेता है, तो जो है वो लीगली वो ट्रेडमार्क इसका नहीं ले सकता है। मतलब अगर आपने पहले लिया है, तो वो आपके नाम का ही रहेगा कि ये कंपनी का जो ओनरशिप है वो आपका ही रहेगा। इस कंपनी जो भी यूज़ करते हैं, जहाँ भी आप लीगली वो आपके नाम पे रहेगा। तो इसके लिए आप इस पे क्या कर सकते हैं, इसको उस पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास राइट्स होता है। और ये ट्रेडमार्क जो होता है, इसके बाद भी हम इसमें रजिस्टर्ड टीएम पहले आता है, उसके बाद जो है वो रजिस्टर्ड आ जाता है। ये एक प्रोसेस होता है जो कि आपको एक समय के बाद जब आपकी जब आपकी हाँ, अच्छी खासी ईयर्स इस पे आप स्पेंड करते हैं, इसको चलाते हैं, रन करते हैं, जब ये रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको आर मिल जाता है, ठीक है? तो चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं जीआई टैग। अब जीआई टैग क्या होता है? देखिए, जीआई टैग ना स्पेसिफिक एरिया में किसी चीज के लिए जीआई टैग, ये ना ज्यादातर क्या होता है, वो ज्यादातर ये फूड वगैरह आइटम्स के लिए होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी खास एरिया में जहाँ पे जो चीज फेमस है, जो कि सिर्फ वहीं का है, लोकली बनाया गया है, तो उसके लिए जैसे कि कह सकते हैं कोल्हापुर का जो चप्पल है, ठीक है, वो कोल्हापुरी चप्पल हो गया। ये तो फूड आइटम नहीं है, ये चप्पल है ना, तो ये चप्पल को ले सकते हैं एग्जाम्पल। या फिर आप कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर का लीची हो गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर का लीची हो गया, ये जीआई टैग में आ गया। ये भी जीआई टैग के अंदर है, इसको भी जीआई टैग मिला है। या फिर आप कह ले भागलपुरी। मैं सिर्फ वैसे तो मैं बताने वाला था आपको इंडिया के बाहर का, लेकिन अभी मुझे ध्यान आया कि मैं बीसीसी का पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप जीआई टैग में आया, तो भागलपुर का सिल्क साड़ी आप दे सकते हैं, आप कतरनी चावल दे सकते हैं, ठीक है, भागलपुर का अब मगही पान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सबको जीआई टैग जो है वो मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोटेक्शन इन एग्रीकल्चर, अब कृषि में क्या सुरक्षा की जरूरत होती है, इसके बारे में पहले समझा देते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का राइट्स जो है पीबीआर होता है, प्लांट ब्रीडिंग राइट्स क्या है? स्पेशल राइट्स जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है आपके व्यू को, जो इंकरेज करता है रिसर्च वगैरह में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, रिवार्डिंग, और या जैसे कि आपने जो बनाया है तो आपको रिवार्ड देने के लिए आपको पीवीआर कराना होता है, यानी कि प्लांट ब्रीडर राइट्स जो है वो लेने होते हैं। यानी कि जो नए शोध करते हैं, या फिर नए आपने वैरायटी कोई विकसित की है, या फिर नया कुछ ऐसे रिसर्च करके कुछ अच्छा बनाया है, तो उसमें आप पीवीआर जो है वो रजिस्टर्ड करोगे, मतलब प्लांट ब्रीडिंग राइट्स लोगे, ताकि जो है इसका कोई और दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। अब बायोपिरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी क्या होता है? अब जैसे कि ना आपका कोई चुरा लेता है, मान लो कि आपने डेवलप किया है कोई वेराइटी, जैसे मान लो कि आपने डेवलप किया है CBZ1, ये कोई वैरायटी है, ठीक है, वीट का। उसे चुरा करके कोई कहता है कि ये हमने डेवलप किया है, ठीक है, ये जो है हमने डेवलप किया है, तो इसको कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं? जिसके अंदर जो ये आपको इसके अंदर आपके पास क्या होता है, इसके अंदर आपके पास वो लीगली टर्म होता है कि आपने किया है, आपने आपके रिसर्च वर्क्स वगैरह है, तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने तैयार किया है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बात कर लेते हैं पाइरेसी की, तो पाइरेसी का मतलब आप जानते हैं? पाइरेसी मतलब होता है एक तरीके से कहिए कि चुरा करके उस चीज को सेल करना, ठीक है। बायोपायरेसी इलीगल यूज ऑफ पेटेनिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च एंड ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट परमिशन और बेनिफिट शेयरिंग। अगर मान लीजिए कि नीम प्लांट की प्रॉपर्टीज को फॉरेन जो है पेटेंट मिला है, और टर्मरिक जो है वो से क्या करता है, हीलिंग यूज पर पेशेंट इशू के लिए काम करते हैं। अब जैसे कि क्या होता है, ओरिजिनल जो कम्युनिटीज को बेनिफिट नहीं मिलता है, मतलब कहने का मतलब कि अगर मान लो कि मैंने ग्रो किया, ठीक है, कोई चीज जो है वो मैंने बनाया, जैसे कि मान लो कि एक प्लांट मैंने बनाया, डेवलप किया, ये इसकी एल्डिंग में बहुत अच्छी है, इसमें डिजीज वगैरह नहीं लगती है, और इसे किसी और ने ले करके ये सेल करने लगा कि ये इसके डेवलप किया हुआ प्लांट है, तो इसे ही कहते हैं हम पायरेस, ठीक है, बायोपायरेस। तो आप समझ गए होंगे। चलिए
हम समझते हैं द ग्रैंड साइंथेसिस के बारे में क्या होता है। द क्रॉप इम्प्रूवमेंट साइकिल को आप समझ लेते हैं। पहले जो है कंटिन्यूअस लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एग्रीकल्चर इनोवेशन में काम आता है। सबसे पहले जो है हमारा हमको जीन को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो जर्म प्लाज्म और कंजर्वेशन पे हमें काम करना है। उसके बाद हमें करना है इम्प्रूव प्लांट, हमें इसमें जो है ब्रीडिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम इसके जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे। फिर हम प्रोटेक्शन लेंगे, इसके प्रोटेक्ट करेंगे इनोवेशन की। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी प्यूरिटी को बढ़ाएंगे, सर्टिफाइड करेंगे। उससे हम क्या करेंगे, फीड द वर्ल्ड, हम दुनिया को देंगे, मतलब एक फार्मर को देंगे और फार्मर जो है वो इसे क्या करेगा, ग्रो करेगा और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे रोटेट करते जाएगा, सिर्फ इंडिया में नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ से भी बहुत सारे जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट किया जाता है बहुत सारे अलग अलग कंट्री में। ऐसा मत समझिएगा कि हमारे पास वीट होता है बहुत कम होता है, या फिर हमारे पास ऐसा कुछ है जो हम खेती करते हैं वो सिर्फ हमारे खाने तक ही सीमित रहता है, वो कमर्शियल लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है। और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसे हम इम्पोर्ट भी करते हैं। ठीक है, चलिए। अब समझते हैं फाउंडेशन प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या होता है हमारा फाउंडेशन प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, तो इसमें समझा देते हैं। पौधे के उन नए क्षेत्रों में जहाँ पे लाना, जहाँ से वो पहले नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे चीजें जो आप हर दिन खाते हो, वो एक्चुअल में पहले हमारे यहाँ, यानी कि हमारे यहाँ कहने का मतलब जो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसे हमने अलग जगह से लाया है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो और टोमेटो जो है हमारे यहाँ का ओरिजिन नहीं है, जिसे हम दक्षिण अमेरिका से लेकर के आए थे। ठीक है, इन जगहों से हम लेकर के आए थे इंडिया, ठीक है, अलग अलग जगहों से। और फिर अगर कल्याण सोना की बात करते हैं, तो हाई यील्डिंग व्हीट वैरायटी है जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में इसे डेवलप किया गया था। तो यहाँ से अगर कोई और ले जाता है तो वो कहलाएगा क्या, क्या कहलाएगा वो कहलाएगा यहाँ का ओरिजिन। ओरिजिन हर जगह लिखा रहता है। अगर आप क्रॉप इम्प्रूवमेंट पढ़ रहे हैं अभी, अगर आपने एग्रोनॉमी पढ़ा है या फिर प्लांट प्रोडक्शन पढ़ा है, क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको नेम लिखना पड़ेगा क्रॉप का, कि कौन सा नेम लिख रहे हो, कौन सा वैरायटी है, ओरिजिन कहाँ का है, फैमिली कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है। तो ओरिजिन में आपको लिखना होता है। ठीक। अब समझते हैं पावर ऑफ चॉइस के बारे में, सिलेक्शन पॉपुलेशन के बारे में, इम्प्रूवमेंट के बारे में। क्या होता है ये, देखिए, चयन करने के जो बहुत ज्यादा जो है वो विधि बहुत खास होती है कि आप क्या चूज करते हो, क्योंकि चूजिंग इज द बेस्ट प्लान फॉर द मिक्स पॉपुलेशन बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेट, क्योंकि आपको फिजिकल रूप से इसको देख करके आपको इसके ट्रेट, अच्छे ट्रेट ढूंढनी है और मास सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, मास सिलेक्शन इन बाजरा, ए फार्मर पिक ओनली द लार्जेस्ट हेल्दीएस्ट earhead, mix the seeds and plants them next year। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे मान लीजिए, पहले का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक ओल्ड टाइम है जहाँ पे कोई सीड जो ब्रीडिंग्स वगैरह, या फिर से कह लीजिए कि सीड साइंस की उतनी नॉलेज नहीं है, मतलब कि प्लांट जेनेटिक्स मटेरियल के बारे में नहीं पता है उनको, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता है, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है उनको। ये मैं बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उस समय कैसे किसान ग्रो करते थे, अगर मान लो कि इन्होंने सिलेक्ट किया, एक बाजरा की खेत है जिन्होंने बहुत सारे क्रॉप लगाए हैं, उसमें से सबसे अच्छा डिजायर जो इनको क्वालिटी दिखा है प्लांट के, जो कि हाइट में बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं, मतलब इसकी जो फ्रूटिंग हुई है, इसमें जो इसको ईयर हेड बोलते हैं, तो वो लगा हुआ है, अच्छी क्वालिटी है, कीड़े वगैरह भी नहीं लगे हैं, कि हाइट वाइट भी सब कुछ अच्छी है, तो उस कैरेक्टर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, इसको हम स्टोर करते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर सोइंग। ठीक है, अगले साल लगाने के लिए हम इसे रखते हैं। तो जब भी आपको कोई भी प्लांट में, अभी भी ऐसा करते हैं, अगर मान लीजिए, कॉमर्शियल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हाउस होल्ड, अगर आप घर के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए अगर आप कुछ लगा रहे हो, तो आपको लगता है कि नहीं, ये वाला जो फलन बहुत अच्छा दिया है ये प्लांट, और इसमें से हम एक सीड के लिए छोड़ देते हैं। तो जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा आकर्षित आपको जो चीजें दिखती है, उसको आप एक कोई इकट्ठा करके रख लेते हैं, उसको स्टॉक करके रख लेते हैं फॉर फ्यूचर स्विंग, मतलब अगले सीजन में वापस से इसको लगाने के लिए, इस बीज को लगाने के लिए आप इसको स्टोर करके रखते हैं। दैट इज सिलेक्शन। अब समझते हैं पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट क्या होता है। देखिए, पॉपुलेशन जो प्रगति फसलें की जो अच्छे जीन होते हैं, लगातार क्या करता है, उसको बढ़ाया जाता है। जैसे कि मेज का जो ईयर साइज है, उसे कॉन्टिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, उसे हम ग्रो में ला रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसकी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, उसकी साइज बढ़ा रहे हैं। पहले छोटा आता था,
उससे हमने थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट किया और बढ़ाया, उससे और इम्प्रूवमेंट किया और बढ़ाया, उससे और इम्प्रूवमेंट किया और बढ़ाया। तो कोई ऐसे फसल आपको दिखे जो उसकी नेचुरल साइज़ से बहुत ज़्यादा दिखे, इसका मतलब समझिए कि वो हाइब्रिड वैरायटी का, ठीक है? जब भी आप हाइब्रिड वैरायटी का नाम सुनते हैं, तो उस पे रिसर्च किया हुआ होता है और वो देसी वैरायटी जो आपको मिलता है, उससे हमेशा बड़ा ही दिखेगा, हमेशा साइज़ में बड़ा दिखेगा। हो सकता है कि जिसकी प्लांट हाइट बहुत ज़्यादा हो, जो लॉगिंग प्रॉब्लम करता हो, तो उसके हाइब्रिड बना कर के वो शॉर्ट प्लांट ही रहे और पैदावार ज़्यादा हो, ठीक? और ज़ाहिर-सी बात है वो देसी वैरायटी की जो प्राइस है आपको प्लांट की, पर प्लांट की, उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि हाइब्रिड में आपको खर्च भी तो लगते हैं ना, तो उसके हिसाब से, ठीक है? अब हम समझते हैं सुपर क्रॉप क्या होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन एंड पॉलीप्लॉइडी की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है सुपर फसल बनाना। देखिए, सिंपल सी बात कर देते हैं, हाई यील्ड और डिजीज जो सब्टाइल वेट होता है उसको हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, जिसमें लो यील्ड होता है और डिजीज रेसिस्टेंट होता है उसको हम सिलेक्ट करके क्या करते हैं, हाई यील्ड और रेसिस्टेंट हाइब्रिड वैरायटी हम बनाते हैं। मतलब इसकी हमने हाई यील्डिंग ले ली और इसमें हमने क्या लिया, डिजीज रेसिस्टेंट लिया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, हाई यील्ड प्लस रेसिस्टेंट हाइब्रिड बन गया, ठीक है? तो ऐसे ही क्रॉस कराया जाता है। वही अगर पॉलीप्लॉइडी में बात कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, 3N जो है ट्रिप्लॉइड की बात हमने पहले की थी, वही आप देख सकते हैं कि इसमें बीज कम आते हैं। हेक्साप्लॉइड में जब आते हैं इसके जो मॉडर्न ब्रीड्स में यूज किया जाता है बीट यानी कि ट्रिटिकम स्टिवम में, इसके हीट्स जो है, इसके ईयर हीट्स वगैरह जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है? हाइब्रिड पॉलीप्लॉइडी में आपको टिकल मैनमेड क्रॉस कराने के बाद आपको वीट और राई में आपको ज्यादा इसमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक। चलिए, आप समझते हैं म्यूटेशन एंड ब्रीडिंग के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है? आपको अभी जस्ट बताया था हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन का अंतर। जस्ट नहीं कहने का मतलब वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था। अगर आपको ध्यान में हो कि होता क्या है, अगर आपको पता हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर से एक बार लिख दें, ठीक है? क्योंकि ये आप लिखोगे तो आपको भी रिकॉल होगा और आपको भी ध्यान रहेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद है कि नहीं है, ठीक है? और चलिए नहीं है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए म्यूटेशन जो होता है जीन या क्रोमोसोम में सडन हेरिडिटी चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि डीएनए में अचानक बदलाव, ठीक है? उसे हम कहेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन ब्रीडिंग में अब क्या होता है? देखिए, विकसित या फिर रसायनों की जो उपयोग करने की जो डीएनए में अचानक बदलाव लाना को हम कहते हैं म्यूटेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो ये जो है डीएनए है हमारा यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं डीएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? इसका क्या है, फुल फॉर्म है डीएनए का। तो इसमें जो चेंजेस किया जाता है, इसमें जो छेड़छाड़ की जाती है, ठीक है? उसे हम ही कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग, नया बनाने की, ठीक है? तो जो सरबती सोनोरा जो हमारा वैरायटी है, सरबती सोनोरा जो कि फेमस व्हीट वैरायटी है, मैक्सिकम सोनोरा, सोनोरा 64 जिसे हम कहते हैं, जो बहुत सारे लोग जो है वो लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने घर में पूछ सकते हैं कि सोनोरा 64 किसे कहते हैं, जो कि इसे ट्रीट किया गया गामा रेज से इन इंडिया, रेडिकली इम्प्रूव ग्रीन कलर एंड क्वालिटी। ग्रीन कलर को इम्प्रूव करने के लिए और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम सोनोरा 64 का लगाते हैं, जो कि व्हीट होता है मतलब गेहूं, ठीक है? और वही अगर नेवल ऑरेंज की बात कर लेते हैं तो नेचुरली अकरिंग सीडलेस म्यूटेशन किया गया है, दैट वाज सक्सेसफुली प्रोपागेटेड। ये जो है वो नेवल ऑरेंज है जिसमें बीज रहित बनाया गया, ठीक है? जो सीडलेस वैरायटी बनाया जाता है वो भी इसी तरीके से बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न लेबोरेटरी की प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में कैसे-कैसे काम करते हैं, टिश्यू कल्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले हम आते हैं इसके वर्ड्स पे। तो जब एक्सट्रैक्ट करते हैं सेल एपिकल मेरिस्टीम से, शूट टिप को हम लेते हैं और यहाँ से हम वायरस फ्री, यहाँ से हम स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद हम टिश्यू कल्चर लैब में आते हैं। लैब में हम पेट्रो डिश में लाते हैं, इसको हम यूवी रेज के अंदर गुजारते हैं और यहाँ पे हमारा होता है क्या, हमारा होता है यूवी रेज के अंदर इसको स्टरलाइज करने का काम। उसके बाद इसको ग्रो करने के बाद कैलस कल्चर में किया जाता है। उसके बाद अब जो है वो हम बनाना का प्लांट बनाते हैं, ठीक है? जिससे हमारे 1000 आइडेंटिकल बनाना जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये इन्फेक्टेड बनाना ऑर्चिड्स जो आपको देखने को मिलते हैं, उसे हम क्या करते हैं, वापस से इसके बर्ड्स लेते हैं। इससे हम क्या करते हैं, इसमें जो भी डिजीज वगैरह लगा है, जो भी वायरस वगैरह है, उसको फ्री करते हैं
और इसमें हेल्दी प्लांट को बनाते हैं। तो ये साइकिल जो है वो हमारा चलते रहता है। और एक बात मुझे याद आ गई कि मेरे पास एक चैनल है, जिसका नाम है एग्री फेयर, और इस चैनल पर के जाकर के देखोगे एक वीडियो है, टिश्यू कल्चर के ऊपर वीडियो होगा, जहाँ पे बताया गया है पूरा कि कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रैक्टिकल वीडियो देख सकते हैं। एक कंपनी के साथ एक टिश्यू कल्चर लैब में जाकर, वो बिहार का ही है, स्टोन बिहार का सबसे बड़ा डीवीटी अप्रूव्ड है, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो किया था। ठीक है, इंटरव्यू वीडियो है, वहाँ पे ये लैब विजिट वीडियो है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत अच्छा है वीडियो, जरूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, अब हम समझ लेते हैं जीन एडिटर के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन एडिटर क्या होता है। तो बीटी कॉटन में आपको बताया था कि कैसे होता है। सॉइल बैक्टीरियम जो होता है, इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम जो है टॉक्सिसिटी के लिए, बॉल वॉर्म्स से सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे बीटी कॉटन को डेवलप किए हैं, जो कि इसमें से एक ऐसा प्रोटीन रिलीज करता है जो कि इंसेक्ट पेस्ट को किल करने का काम करता है। वही अगर हम गोल्डन राइस की बात कर लेते हैं, यानी कि डैफोडिल प्लांट में जो है वो क्या होता है, बीटा कैरोटीन विटामिन ए से फाइट करने में काम करता है, नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। तो इसे इस चावल में डाला गया है क्या, इसमें डाला गया है डैफोडिल प्लांट को। ठीक है, इसमें इसमें गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, विटामिन ए को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं वॉल्ट के बारे में। वॉल्ट एक लॉकर कह सकते हैं, एक सेफ कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ चीजें हम सुरक्षित रखते हैं। तो हम पहले समझते हैं जर्म प्लाज्म के बारे में। जर्म प्लाज्म आपको बताया था कि जो जर्म प्लाज्म होता है किसी भी फसल में, उसके जो जंगली रिश्तेदार होते हैं, जो मौजूदा कुल संग्रह, जिसपे हम रिसर्च करके नए नए प्लांट्स बनाते हैं। तो जो हमारा पहला कॉपी होता है, फर्स्ट कॉपी जो होता है, तो कॉपी कहने का मतलब जब हम कॉपी करते हैं एक वाइल्ड वैरायटी से, ठीक है, वाइल्ड, छोड़ो ये मैं नहीं लिखता हूँ, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। ये एक नंबर है, दो नंबर है। पहला हमारा हो गया जर्म प्लाज्म, जो कि वाइल्ड कैरेक्टर का है। ठीक है, उसके बाद जो हमने लिया ये फर्स्ट कॉपी कहलाएगा। तो जो वाइल्ड कैरेक्टर वाला होता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे जर्म प्लाज्म को यहाँ पे स्टोर कर रखते हैं वॉल्ट में, ताकि आगे हमें कोई नया रिसर्च डेवलप करना पड़ा, नया कुछ रिसर्च करना पड़ा, इसी में से हम जर्म प्लाज्म ले करके रिसर्च करेंगे। तो ये हम जो कॉपी बना रहे हैं, कॉपी से अलग 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 रिसर्च होते जाएंगे, लेकिन हम इस चीज को इकट्ठा करके रखेंगे। एक ऐसा कंडीशंस होता है, एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में, जर्मिनेटर में आपको देखने को मिलता है, एक आइडियल टेम्परेचर में रखते हैं, ताकि आपकी बीज जो है वो खराब नहीं होती है। और इतना ज्यादा भी इसमें टेम्परेचर नहीं दिया जाता है कि बीज ग्रो हो जाए, या फिर इतना कम भी नहीं दिया जाता कि बीज खराब हो जाए। ठीक है, जो इसमें प्रिजर्व किया जाता है जर्म प्लाज्म, क्यों जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व किया जाता है, तो जर्म प्लाज्म जो होता है रॉ बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, जिसे हम फ्यूचर क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए विदाउट अब जो है प्रिजर्विंग, हम वाइल्ड रिलेटिव्स को लूज किए हुए, इसकी जेनेटिक कोड को लूज किए हुए हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कलेक्शन का काम करते हैं, उसके बाद कंजर्वेशन का काम करते हैं, देन हम यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, यूटिलाइज करते हैं, कंजर्व कर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझा देते हैं आपको कंजर्वेशन स्ट्रेटेजिकल मिक्सेस इन सिटू और एक सिटू के बारे में। हम आपको बताया था, इन सिटू जो होता है वो एक इन्वायरमेंट के अंदर होता है, और एक सिटू जो होता है वो कंजर्वेशन साइट्स के अंदर होता है। जिसमें हमारा पहला प्रोस्पेक्टिव था, जिसमें हम नेचुरल वाइल्ड हैबिटेट्स, यानी कि प्रकृति जंगली आवास में जो हम बचाने का काम करते हैं, इसकी घेराबंदी करते हैं, उसे हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। अगर वही अगर हम एक बिल्डिंग के अंदर बात कर रहे हैं, एक नेचुरल हैबिटेट के कंट्रोल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सीड्स वगैरह स्टोर किया जाता है, जैसे कि आईजीपीवीआर है, वहाँ पे सीड्स, जैसे कि एनबीपीजीआर है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ सब क्या करते हैं, सीड्स वगैरह को स्टॉक करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों डिफरेंस है, मैंने आपको डिफरेंस पहले भी बता दिया है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम समझते हैं सीड साइंस के अंदर क्या होता है, हिरेचरी प्योरिटी के बारे में। सबसे पहले हमने बात किया था अभी न्यूक्लियस के बारे में, ब्रीडर के बारे में, फाउंडेशन के बारे में और सर्टिफाइड के बारे में। इसे हम कहते हैं इन्वेंशन, जो कि इन्वेंशन करके बनता है, वो जो न्यूक्लियस सीड इन्वेंशन के लिए काम आता है, प्रोटोटाइप का काम करता है, और ये फैक्ट्री का काम करता है, मतलब फाउंडेशन से ही सब कुछ बना है। और ये सर्टिफाइड जो होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, जो कि हम कोर्स समझते हैं फार्मर वगैरह को हम ये देते हैं। कोर प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, तो फार्मर को हाई यील्डिंग और प्योर क्रॉप सीड्स को देना, मल्टीप्लिकेशन फॉलोज करके, स्ट्रिक्ट रूल्स जनरेशन को फॉलो करके, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स से बचा करके, मतलब ट्रीटेड जो हम सीड्स देते हैं फार्मर को,
तो ये इंश्योर करना हमारा काम होता है। अब देखिए अलग-अलग कैसे-कैसे बाँटा गया है। सबसे पहले हमारा था न्यूक्लियर सीड जो कि आपको क्या किया गया था इसमें ओरिजिनल होता है, इन्वेंटिंग साइंटिस्ट के लिए होता है 100% प्योर किया जाता है। ये हम किसी फार्मर को नहीं देते हैं कि भाई फार्मर तुम ले जाओ और तुम ग्रो करो, ठीक है? ये सिर्फ़ रिसर्च पर्पज़ के लिए होता है। न्यूक्लियर सीड जो होता है, वो क्या होता है प्योर सीड प्रोड्यूस्ड होता है, मेंटेन किया जाता है प्लांट ब्रीडर के द्वारा। उसके बाद हमारा आता है और इसमें कोई टैग नहीं होते हैं, ठीक है? इसमें कोई टैग नहीं होते हैं, नो टैग। दूसरा हमारा होता है ब्रीडर सीड। अब ब्रीडर सीड क्या होता है? इसमें ना गोल्डन येलो टैग होते हैं, ठीक है? जो आपको टैग देखने को मिल रहा है, गोल्डन येलो टैग होते हैं। ये न्यूक्लियर सीड से बना हाई यील्ड सीड होता है, जिसे हम ब्रीडर सीड कहते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड जो होता है ब्रीडर सीड से बना हुआ प्योर सीड्स कहलाता है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड जो होता है हमारा वो व्हाइट टैग में होता है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा सर्टिफाइड सीड। अब सर्टिफाइड सीड जो होता है हमारा वो फार्मर यूज के लिए अप्रूव्ड सीड होता है, उसे हम सर्टिफाइड सीड कहते हैं। जैसे कि कोई व्हीट का सीड हो गया या फिर कोई भी सीड हो गया जिसे हम फार्मर के लिए जो देते हैं उसे हम सर्टिफाइड सीड कहते हैं और इसका एज्योर ब्लू या फिर ब्लू कह सकते हैं, ब्लू टैग होता है, ठीक है? चलिए, अब समझते हैं हम शील्ड के बारे में। शील्ड मतलब होता है क्या? देखिए, जो जिसे हम प्रोटेक्शन बात कर रहे हैं, किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना, उसे ही हम शील्ड कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे थे, आईपीआर की, जहाँ पे हम प्रोटेक्ट कर रहे थे हार्ड वर्क्स की, साइंटिस्ट के कामों की, रिसर्च की, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट की हमने बात किया, बहुत सारी चीज़ें बात किया हमने, उस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, पेटेंट की बात किया हमने। तो केस स्टडी समझते हैं जो पायरेसी वार्स जो है वो हमारे यहाँ चल रहा था सबसे पहले चल रहा था क्या 1990s में जो है फॉरेन ने कंप्लेन किया था ट्राई टू पेटेंट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मेरिक हल्दी का जो हीलिंग प्रॉपर्टी है या फिर क्या होता है फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज है जो नीम का जो हमारे यहाँ है वो 1990s में फॉरेन कंपनी जो है वो ट्राई किया था पेटेंट कराने का लेकिन इंडिया जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में गया और वो जीत गया ठीक है वो जीत गया क्योंकि इन्होंने पेटेंट करा रखा था इंडिया में तो इसलिए हमने जीत लिया अगर नहीं पेटेंट कराए होते तो अभी हमें पता चलता कि जो हमारे टर्मरिक और जो हमारी नीम का जो चीजें हैं जो इसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है उसके बारे में बोलेंगे कि हमने ये प्रॉपर्टीज डेवलप किया है हमने ये रिसर्च किया है हमने ये किया हमने वो किया है तो ये विदेश में चुटकुले होते रहते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं प्रोटेक्टिंग हेरिटेज। अब हेरिटेज क्या होता है? आपने कभी हेरिटेज के बारे में सुना है? जो पुरानी चीज़ें होती है ना, उसे हम हेरिटेज कहते हैं, ठीक है? जैसे कभी आपने कोई आप शहर से बिलॉन्ग करते हैं, अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं सॉरी बिहार में वैशाली जाओगे कभी वैशाली आप गए हो अशोक स्तंभ वगैरह नहीं गए हो गया में अभी गए हो बोध गया वगैरह गए हो चलो वहां भी नहीं गए हो मुंगेर में गए हो वहाँ भी नहीं गया हूँ। ऐसे देखिए, ऐसे कोई किला या फिर ऐसा जो पूर्वज या फिर बहुत पुराने टाइम में ऐसा कुछ बनाया गया हो, जो जो कहते हैं कि विरासत टाइप का ऐसा कुछ, जिसे हम बचा करके रखते हैं, कंज़र्व करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं हेरिटेज और ये उसे हम प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि क्या, हमारे बिहार मुज़फ्फरपुर में होता है शाही लीची, जो कि जीआई टैग इससे मिला हुआ है, ठीक है? ग्लोबल इंडिकेशन कहते हैं जीआई को, जीआई टैग। और ये यहाँ का फेमस है और इसे हम बरकरार रखते हैं बासमती राइस जो है बासमती राइस को भी हम क्या करते हैं बचा के रखते हैं जैसे कि दार्जिलिंग टी है उसको भी बचा के रखते हैं जर्दालू आम जो है उसे भी हम क्या करते हैं बचा के रखते हैं बासमती राइस जो है उसे भी हम बचा के रखते हैं तो ये कंजर्व करने का हमारा जो है हमारा ये मेथड है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग से क्या होता है इस प्रोडक्ट को स्पेसिफिक ग्राफिक ओरिजिन्स में डिवाइड किया गया है बताया गया कि ये फलाना एरिया जैसे मान लो कि ये मैप है इस एरिया में ठीक है इस एरिया में या फिर इस एरिया में या फिर यहाँ इस स्टेट का ये फलाना प्रोडक्ट है जो कि यहीं का है ठीक है तो इससे क्या होता है एक तो इसकी नाम होती है पहले कंजर्व होता है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज पाया जाता है ये फेमस है इसे ये स्टेट इस चीज के लिए फेमस है तो ये फेमस होता है उससे क्या होता है जो लोकल जो मार्केट्स होते हैं उससे एक्सपोर्ट करते हैं जिसका जो सेलिंग भी बढ़ता है साथ साथ में इसमें क्या होता है उसमें आप अच्छे खासे प्राइस भी चार्ज कर सकते हो और साथ में
ठाठ-वाठ तो होता ही है, अगर पूछता है कि भाई तुम कहाँ से हो? अगर बोल दो तो कि मैं लीची के शहर से हूँ, 100% लिख के देता हूँ कि वो बता देगा कि आप मुज़फ्फरपुर से हो। अगर बोल दो कतरनी राइस कहाँ चलता है, मगही पान कहाँ चलता है? ए भाई बिहार में चलता है। भागलपुरी सिल्क कहाँ है? भागलपुर में है, सिल्क साड़ी जो है वो बिहार में। तो ये जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? प्लांट ब्रीडर के राइट्स मैंने आपको पीवीआर के बारे में बताया था जो कि है प्रोटेक्ट करना है इंटेलेक्चुअल क्रिएशन के बारे में। पीवीआर जो है वो राइट होता है जब भी आप किसी चीज़ पे शोध करते हैं यानी कि रिसर्च करते हैं, तो वो आप पीवीआर फाइल करो, रिसर्च करो ताकि आपकी जो है दूसरे कोई कंपनी चोरी ना करे, कॉपी ना करे इस चीज़ का। देखिए अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, अब हम एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं कि हमने प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में क्या-क्या पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है ब्रीडिंग मेथड यानी कि प्रजनन की विधि को हमने पढ़ा है। उसके अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, सिलेक्शन के पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने यहाँ पे सीड साइंस के अंदर ब्रीडर, न्यूक्लियस, फाउंडेशन, सर्टिफाइड सीड्स पढ़ा और यहाँ रिसोर्सेज आईपीआर के अंदर हमने ई-से-टू, एफ-से-टू, पेटेंट, जीआई टैग और पीवीआर के बारे में पढ़ा। और बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले जो भी हमने आपको पढ़ाया अभी तक, वो उसके नोट्स जो है वो हमारे वेबसाइट agriculture.in पे मिल जाएँगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो एक बार जो है वो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? हो सकता है कि अपडेट करने में कभी टाइम लगता है, तो मैं इसको जो है वो आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। टेलीग्राम का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम आप चैनल जॉइन कर सकते हैं, एग्रीफर करके है, एग्रीफर क्लासेस करके है, उसको आप जॉइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्रीकल्चर के बुक जो है वो आपको यहाँ पे फ्री में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फ्री ई बुक मिलने वाले हैं आपको, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे और मेन बात है ये समझाने आया हूँ कि यहाँ पे आपको क्विज़ मिलेगा जिसको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है? डेली क्विज़ आपको अटेम्प्ट करना है और ए टू जेड जो है डिक्शनरी देखने को मिलेगा जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर है। एक बेसिक सा जो है इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए। अब समझ लेते हैं जो क्विक रिवीजन हमने किया था उसके बारे में थोड़ा-सा और समझ लेते हैं, ठीक है? जो कि फैक्ट्स आपको याद करने की ज़रूरत है, कैसे आप याद कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। हालाँकि इसका जो नोट्स है वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूँगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं अभी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओल्डेस्ट मेथड जो है हमारा सिलेक्शन का है। पॉलीप्लॉइडी जो है वो क्या होता है सीडलेस वाटरमेलन में 3n जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ब्रेड व्हीट की बात कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर जो है वो क्या होता है होल प्लांट एक सेल से बना हुआ होता है। बीटी कॉटन में ट्रांसजेनिक क्रॉप बैक्टीरियल जीन से बनाया गया है। सीड के टैग जो है न्यूक्लियस में कोई टैग नहीं होता है, ब्रीडर में गोल्डन येलो होता है, फाउंडेशन में व्हाइट होता है और सर्टिफाइड में एज़्योर ब्लू कलर का होता है। कंजर्वेशन आईपीआर की बात कर लेते हैं तो इन सिटी जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है और एक सिटी जो होता है सीड बैंक्स वगैरह को कहते हैं। पीवीआर जो होता है प्रोटेक्ट करना है न्यू या फिर स्टेबल वैरायटीज को। बायो जो है पायरेसी क्या है तो स्टीलिंग ट्रेडिशनल बायो रिसोर्सेज जो हम चुराता है जो है वो जो पुरानी चीजों को जो चुरा लेता है उसकी बायो पायरेसी जिसको पायरेसी कहते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात किया था पूरे डिटेल में। तो दोस्तों ये था वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अहम बात ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मतलब अगर आप एक सब्सक्राइब कर दे रहे हैं मेरे चैनल को तो उससे एक थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लेकर के आता हूँ। तो देरी किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वन शॉट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।